तो वो वक्त स्वामी जी कब आया जब इतनी पॉपुलैरिटी हो गई इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में? तो फिर वो धीरे धीरे वक्त कौन सा आना शुरू हुआ जब ओशो को भारत को छोड़ के अमेरिका जाने का वक्त आया? वो वक्त तो 1981 का 10 साल बाद, 10 साल बाद है ना। तो इसके बीच की कुछ कहानी आपको बता दूं। धीरे धीरे ओशो बम्बई में जहाँ रहते थे वो जगह बहुत छोटी पड़ने लगी और जरूरी हो गया कितने लोग आ रहे हैं, है ना, उनसे कहाँ मिलें, बैठने की जगह भी नहीं है, कम पड़ रही है। तो एक नई जगह की लोग तलाश करने लगे। ओशो को विशेष रूप से 2 जगह पसंद थी, या तो बम्बई या फिर हिमालय। तो काफ़ी कोशिश चलती रही, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जम पाई। जो फाइनली पूना की एक जगह चुनी गई, कोरेगांव पार्क में। उस जमाने में कोरेगांव पार्क बिल्कुल सुनसान इलाका होता था, इवन पूना वालों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता था। जब मैं पहली बार गया था पूना 1974 में, तो स्टेशन पर रिक्शे वाले से कहा कोरेगांव पार्क चलना, उसने कहा हम जानते ही नहीं कोरेगांव पार्क कहाँ है, नाम ही नहीं सुना था किसी ने। तो ओशो को वही जगह पसंद आई क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष थे वहाँ पर, खूब पुराने वृक्ष थे, सैकड़ों साल पुराने। तो वहाँ पर 2 बंगले खरीदे गए। एक में ओशो का निवास स्थान बना, दूसरे में ऑफिस बना। वहीं छोटा सा एक हाल बना लिया गया, जहाँ पर 1974 की बात है, 21 मार्च 1974 को ओशो बम्बई से पूना शिफ्ट हुए। इसके बाद 7 साल तक ओशो निरंतर प्रवचन करते रहे, 1 महीना हिंदी में, 1 महीना अंग्रेजी में। और इस बीच में उन्होंने अध्यात्म के जितने भी शास्त्र हैं, भारत के, चीन के, जापान के, यूरोप के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उन सब की उन्होंने अद्भुत व्याख्या की। आज तक ऐसी इंटरप्रिटेशन कभी किसी ने नहीं की थी। यानी कोई सिख जब पहली बार पढ़ता है ओशो की किताब एक ओंकार सतनाम, तो चकित होता है कि मैं 60 साल का हो गया, 60 साल से मैं सिख हूँ, और गुरु नानक की बात को जैसा इन्होंने समझाया है हम तो आज तक समझे ही नहीं। इतनी अद्भुत बात। ठीक वही बात जब ओशो की किताब कोई महावीर वाणी या जिन सूत्र पढ़ता है तो हैरान हो जाता है कि मैं जैन हूँ और मुझे ये बातें नहीं पता, और ओशो इतनी सूक्ष्मता से बातें बता रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक एक छोटी छोटी पंक्ति पर एक एक पूरा प्रवचन, 1.5 घंटे का प्रवचन एक पंक्ति समझाने में। गीता पर एक लंबी प्रवचन माला सली, करीब 350 घंटे ओशो बोले गीता पर। इतनी बृहत व्याख्या आज तक नहीं हुई। गीता पर जो बड़ी से बड़ी टीका है ओशो के पहले की, ये उससे 2, 3, 4 गुनी बड़ी नहीं है, 15 गुनी बड़ी है। 18 वॉल्यूम, गीता के 18 अध्याय, पूरी सब एक के ऊपर एक रखो तो इतना मोटी किताब हो जाएगी। इतना ओशो बोले। और कृष्ण की बात को उन्होंने समसामयिक, आज के कंटेम्परेरी मनुष्य के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया, विज्ञान और मनोविज्ञान की भाषा में चेंज कर दिया, जो आज का आदमी समझ सके। तो 7 साल का यह दौर चला। इस बीच में विदेशों से बहुत लोग आए। अब धीरे 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 पूना का आश्रम भी छोटा पड़ने लगा। वो 2 बंगले खरीदे गए थे, फिर उसके बगल के 2 बंगले और खरीदे गए, 4 बंगले हो गए। फिर भी जगह छोटी पड़ने लगी क्योंकि 3-3, 4-4 हज़ार लोग एट ए टाइम मौजूद रहें। तो कहाँ रहें वो? पूना की सारी होटलें भर जाएं, धर्मशालाएं भर जाएं, इवन लोग खेत में टेंट लगा कर रहते थे। पूरे के पूरे खेत लोग किराए से ले लें, टेंट गड़ा दें, उसमें रह रहे हैं सारी असुविधाओं में। तो यह जरूरी हो गया कि अब कोई दूसरी जगह तलाशी जाए इससे बड़ी। कोरेगांव पार्क में इससे और ज़्यादा विस्तार संभव नहीं था, एक लिमिट आ गई चीज़ों की। ओशो को जो जगह पसंद थी उनमें से एक गुजरात की जगह पसंद थी, कच्छ में, है ना। लेकिन संयोग की बात, उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और वे ओशो के सख्त विरोधी थे, और ओशो भी उनके सख्त विरोधी थे। सन 1968 में जब मोरारजी देसाई पावर में नहीं थे, उस समय गुजरात सरकार ने तय किया था कि ओशो को 600 एकड़ ज़मीन डोनेट करेंगे। फिर जब 1969 में ओशो गांधी के खिलाफ बोले, तब फिर वो प्रपोजल कैंसिल हो गया। तब तो देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उस समय वो समझ रहे थे कि गांधी की फिलॉसफी का विस्तार कर रहे हैं। तो ओशो ने जब गांधी के खिलाफ बोला तो गुजरात गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया, नहीं तो 600 एकड़ ज़मीन वो देने वाले थे बड़ा आश्रम बनाने के लिए। ओशो फिर भी कच्छ जाना चाह रहे थे, एक जगह उनको पसंद थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने वो नहीं होने दिया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा उनका था। हिमालय की जगह ओशो को पसंद थी कुछ, है ना, वहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन हिमालय में तो और मुश्किल, वहाँ की ज़मीन कोई बाहर का व्यक्ति खरीद भी नहीं सकता था, केवल हिमाचली ही खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी
प्रॉब्लम्स इस प्रकार की थी, और भारत में इस प्रकार से सताया जाने लगा ओशो को भांति भांति से, यहाँ तक कि हत्या के उपाय किए गए। एक आदमी ने तो आके भरी सभा में ओशो के ऊपर छुरा फेंका, संयोग की बात वो छुरा लगा नहीं, है ना, और उसने खड़े होकर कहा कि मैं आपका मर्डर करूँगा, आप जो बातें कह रहे हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं, है ना। उस व्यक्ति को पीछे से पुलिस भी पकड़ने आई, वो पुलिस में इन्फॉर्म करके आया था कि मैं ओशो का मर्डर करने जा रहा हूँ, है ना। अब उसने वो जो चिल्लाया है वो सब रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि ओशो तो प्रवचन दे रहे थे, 5000 लोग बैठ के ओशो के प्रवचन सुन रहे थे। जब उसने चिल्लाया और छुरा फेंका, उस समय ओशो 1 मिनट चुप रहे, फिर बोलने लगे, है ना, वो सब रिकॉर्डेड है ना। हैरानी की बात है, जो आदमी पुलिस में बता के आया है कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, पुलिस उस समय नहीं आई, पुलिस आई उसको बचाने के लिए कि कहीं ये लोग उसको मारें पीटे ना, है ना। तो जो भी उनका तय हुआ होगा कितने बज कितने मिनट पे फेंकेंगे छुरा, उसके 1 मिनट बाद पुलिस आ गई। लेकिन सन्यासियों ने उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, और ओशो ने इस बात की अगले दिन तारीफ की कि तुम लोगों ने जो सद्व्यवहार किया उसको धीरे से पकड़ के उठा के बाहर ले गए। तब तक पुलिस वाले गेट पे आ चुके थे, उनके हवाले कर दिया, एक चांटा भी ना मारा। तो ओशो ने कहा कि उसने जो किया उसको तो छोड़ो, वो तो नासमझ है, मूर्छा में है, लेकिन तुमने जो व्यवहार किया मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे शिष्यों को ऐसा ही करना चाहिए था कि जो मेरी हत्या करने आया तुमने उसको एक चांटा भी ना मारा। अब हैरानी की बात है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बैकग्राउंड, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों भारत छोड़ना पड़ा। उस समय के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी जी ओशो का केस लड़े। और ये केस किस उसमें था? ये केस तो एक्चुअली आश्रम की तरफ से नहीं हुआ था, क्योंकि वह आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करके आया है मारने, तो पुलिस को ही केस करना पड़ा। सरकार को ही केस करना पड़ा, है ना, उसके खिलाफ कि मर्डर करने गया था और इसने कोशिश की, हुआ नहीं मर्डर। राम जेठमलानी इस पक्ष से बोल रहे थे। अब देखिए राजनीति की चालबाजी, राम जेठमलानी यह केस हार गए, 5000 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो सब देख रहे हैं, वह सब कुछ रिकॉर्डेड है, ऑडियो, उसका छुरा फेंकना, वो खटाक की आवाज़ होना, छुरे का गिरना, ओशो का 1 मिनट चुप रहना, फिर प्रवचन शुरू करना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और केस हार जाते हैं और वह आदमी बिल्कुल निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट का इतना प्रेशर, आग लगाई गई आश्रम के स्थानों में, बम फोड़े गए, है ना, मतलब क्लियर कर दिया गया कि जिंदा नहीं बचने देंगे।